नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन 2021 का इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हमारी बात फ़िलहाल अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में हो रही है और इसके 61 प्रश्नों को हमने जो है अपने पिछले लेक्चरों के माध्यम से कवर कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 62 से। देखिए, लेक्चर्स कुछ बड़े बड़े होते हैं और लेंदी होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनको छोटा भी नहीं किया जा सकता और मैं लगातार बहुत जल्दी बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी बोलूँगा तो मुझे भी दिक्कत होगी और जाहिर सी बात है आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोलता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द कवर करवाया जाए। प्रश्नों की संख्या हर बार 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 के बीच में होती है और कहीं कहीं पर यह 90 तक जाती है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि जो पूरा चैप्टर है वह जब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसके 2 लेक्चर ही हों, इससे ज़्यादा ना हो। तो इसलिए प्रश्नों की संख्या जो है वह बार बार वेरी करती है। तो आप भी जो है ना, तो परेशान मत होइए और कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए कि जो लेक्चर्स हैं उनको पूरी तरीके से और अंत तक देखिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालांकि बाद में पूर्वावलोकन के प्रत्येक पार्ट को लेकर के पूरा का पूरा एक लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, 8 से 9 10 घंटे जो भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िएगा। शुरू से कवर करते चलेंगे तो इस 8 से 9 10 घंटे के बीच का जो लेक्चर होगा वहाँ पर आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे क्या होगा, एग्ज़ाम के पहले पहले हम जो है लगभग 2 बार पूरी सीरीज को देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा अपने अन्य मित्रों के साथ और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है। ए. भाब्रू अभिलेख, बी. अशोक का 13वां शिलालेख, सी. रुम्मिनदेई स्तंभ लेख या फिर डी. मास्की का लघु शिलालेख। चलिए, देखिए, अशोक का नाम उसके प्रत्येक शिलालेख में प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से उल्लिखित किया गया, लेकिन मास्की के लघु शिलालेख में अशोक के नाम को उसके मूल नाम यानी कि अशोक के नाम से ही उल्लिखित किया गया है। मास्की के अलावा गुर्जरा, नेत्तूर और उडे गोलम के अभिलेखों या फिर स्तंभ लेखों में उडे गोलम के अभिलेखों या स्तंभ अभिलेखों में अशोक को अशोक के मूल नाम से ही बुलाया गया है। वहीं कंगनहल्ली का जो स्तंभ लेख है वहाँ पर अशोक को राण्यू अशोक या फिर राजा अशोक के नाम से बुलाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो सीधे आंसर पर चले, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम। यहाँ पर कौन सा है? गुर्जरा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है। ए. बुद्ध के जन्म से, बी. बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी. बुद्ध के प्रथम उपदेश से या फिर डी. बुद्ध के शरीर त्याग से। चलिए, देखिए, अशोक ने रुम्मनदेही शिलास्तंभ लघु शिलास्तंभ लेख का निर्माण जो है वह अपने लुम्बिनी यात्रा के दौरान की थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो यह किससे संबंधित होगा? स्तंभ लेख। रुम्मनदेही स्तंभ लेख अशोक का बुद्ध के जन्म से संबंधित है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ये मत सोचिएगा कि 20 वर्ष का डाटा आप भूल जाएं, याद रखना है, प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की, वहाँ एक शिलास्तंभ लेख रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया, जिसमें बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ़ करना उल्लिखित किया गया और साथ ही साथ जो भूमि से राजस्व लिया जाता था मौर्य काल में 1/6 उसको घटा करके 1/8 कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है। ए. उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, बी. मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी. राजस्थान के जयपुर जिले में या फिर डी. बिहार के चंपारण जिले में। चलिए, देखिए, अशोक का गुर्जरा लघु शिलालेख जो है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और इस पर अशोक को उसके मूल नाम से पुकारा गया है। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। तो
जल्दी जल्दी और लगातार बोलने में ना यही प्रॉब्लम होती है। बताइए यहाँ फिलहाल केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमनदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ या फिर डी भाब्रू स्तंभ। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू या फिर बैराट लघु स्तंभ शिलालेख में बताया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी सीधे सीधे यही लिखा हुआ है। इसके अलावा अशोक ने स्वयं को बौद्ध धर्मावलंबी बताया कहाँ पर, भाब्रू या फिर बैराट स्तंभ लेख में। ठीक है, नेक्स्ट कालसी प्रसिद्ध है। ए बौद्ध चैत्य हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण या फिर डी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। चलिए देखिए कालसी जो है वह देहरादून में स्थित है उत्तराखंड के, और यहाँ पर एक अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो जाहिर सी बात है अभी अभी हमने देखा उत्तराखंड के कालसी में अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किन शिलालेखों में है? ए शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12 या फिर डी शिलालेख 13। चलिए देखिए अशोक ने अपने संपूर्ण राज्यकाल के समय या फिर यूँ कहें कि जब से अशोक राजा बना उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध लड़ा गया, और वह युद्ध था कलिंग का युद्ध, जो कि उसने अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद किया था। ठीक है, कब हुआ था इसका राज्याभिषेक? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था बताइए 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 8वां वर्ष कौन होगा? 261 ईसा पूर्व का, और इसी 261 ईसा पूर्व के अवधि में जो है इसके द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया और यह कलिंग युद्ध जीत गया। और इस कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन अशोक के द्वारा उसके 13वें शिलालेख में किया गया था। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अब कि अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। ठीक है, अपने इस 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। नेक्स्ट कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो सीधे आंसर पर कलिंग युद्ध का विवरण हमें अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ए शिलालेख 13, बी शिलालेख 12, सी स्तंभ लेख बताइए 7, डी भाब्रू लघु शिलालेख। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अशोक के पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अशोक के जो है पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता अभिलेख को कहा जाता है, उसका अभिलेख संख्या 12। ठीक है, इसमें अशोक ने सभी धर्मों के संपूर्ण वृद्धि की कामना की थी। यहाँ देखिए अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों की सार वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय भी बताए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन या फिर डी कृष्णदेव राय। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये ए, और यह संपूर्ण बातें कही गई अशोक के दीर्घ शिलालेख संख्या 12 में। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि वह धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात करता है और साथ ही साथ सभी संप्रदायों की वृद्धि की कामना भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट कोरोना नहीं हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है? ए
पहला और 10वां शिलालेख, बी पहला और 11वां शिलालेख, सी दूसरा और 13वां शिलालेख, या फिर डी दूसरा और 14वां शिलालेख। चलिए, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में हमको संगम राज्यों के बारे में और साथ ही साथ एक विदेशी राज्य ताम्रपर्णी के बारे में पता चलता है। ताम्रपर्णी केरल श्रीलंका का प्राचीन नाम था। ठीक है, देखिए, अशोक दूसरे एवं 13वें शिलालेख में अपने पड़ोसी राज्यों यानी कि चोल, पांड, सतीपुत्र और केरलपुत्र की बात करता है और साथ ही साथ वह ताम्रपर्णी की भी बात उसके द्वारा की गई है। इनको उसमें प्रत्यंत राज्य या फिर सीमावर्ती राज्य बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ए चोल, बी पांड, सी सतीपुत्र, या फिर डी सातवाहन। तो ऊपर ही आपको आंसर दिख रहा है सातवाहन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, केरल के दूसरे और 13वें शिलालेख में उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में बात की गई है, जिसमें पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करते हुए अशोक के द्वारा बताया गया कि जो पड़ोसी राज्य हैं वे हैं चोल, पांड, सतीपुत्र और केरलपुत्र और साथ ही साथ ताम्रपर्णी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया, या फिर डी सीरिया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे और यह जो है वह मिस्र का शासक था। ठीक है, देखिए अशोक के 13वें, यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए अशोक के 13वें शिलालेख से हमको उसके राजनयिक संबंधों के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय थियोस यानी कि अंतियोक जो है यह सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय जिसका वास्तविक नाम टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, यह मिस्र का राजा था। अंतिकिनी यानी कि जिसका वास्तविक नाम एंटीगोनस गोनातास था, यह मेसिडोनिया या फिर मकदूनिया का राजा था। और मग जो कि साइरिन का शासक था। और अलिक सुंदर या एलेक्जेंडर एपाइरस यह एपीरस का राजा था। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से हमको उसके विभिन्न राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये 5 यवन राज्यों के साथ भी उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसके बारे में भी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से होती है। जिन 5 राजाओं के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे उनके नाम हैं अंतियोक जिसका वास्तविक नाम एंटियोकस द्वितीय थियोस था, यह सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय जिसका वास्तविक नाम टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, यह मिस्र का राजा था। अंतिकिनी या जिसका वास्तविक नाम एंटीगोनस गोनातास था, यह मेसिडोनिया या फिर मकदूनिया का राजा था। मग जो कि साइरिन का राजा था। और अलिक सुंदर जो कि जिसका वास्तविक नाम एलेक्जेंडर एपाइरस था, यह एपीरस का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मेसिडोनिया, या फिर डी सीरिया। देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मय जो है वह मिस्र का राजा था। इसका वास्तविक नाम टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? ए चोल, बी गुप्त, सी मौर्य, या फिर डी पल्लव। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं वाला नहीं। ठीक है, देखिए, अशोक का जो धर्म था वह एक नैतिक संहिता था, जिसमें अशोक अपने और दूसरे यह जो है अशोक के द्वारा अपने दूसरे और
सातवें शिलालेख से बताया भी गया। देखिए उसने अपने दूसरे और सातवें शिलालेख में संदेश दिया, अपा सिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये मादये साधवे च। ठीक है, इसको याद करना जरूरी नहीं आपको, सिंपल सा वह याद कर लीजिएगा जो विकल्प था। ठीक है, देखिए अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। अर्थात जो अशोक का धम्म था उसका मूल संदेश था शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसे लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ए शिला अभिलेख 1, बी स्तंभ अभिलेख 5, सी शिला अभिलेख 9 या फिर डी शिला अभिलेख 11। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, लेकिन यदि स्तंभ अभिलेख 5 विकल्प में नहीं रहेगा तो आप जाइएगा शिलालेख संख्या 1 के साथ। ठीक है, क्योंकि आइए एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से क्योंकि समझेंगे। देखिए अशोक अपने प्रथम शिलालेख में पशु बलि के निषेध के संदर्भ में एक लेख जारी करता है जो इस प्रकार से था कि यहाँ कोई जीव प्रथम शिलालेख की बात हो रही है अभी, ठीक है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि नहीं दिया जाए और न ही कोई उत्सव किया जाए। स्पष्ट रूप से प्रश्न में क्या कहा गया था कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई। ये कहाँ से पता चलता है, उसके प्रथम शिलालेख से। ठीक, और आगे इस शिलालेख में बात की जाती है कि पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में यानी कि अशोक के जो है रसोई में सैकड़ों जीव प्रतिदिन मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस प्रथम अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन में मारे जाते हैं। यानी कि पशुओं की बलि जो है वह लगातार दी जा रही थी या पशुओं का वध वह किया जा रहा था। इसीलिए और यह पूर्णतया प्रतिबंध जो है उसने 5वें अभिलेख या स्तंभ लेख में लगा दिया था, जबकि पहले तक 3 पशु प्रतिदिन मारे जा रहे थे, जिनमें 2 मोर और 1 हिरण शामिल था, जिसमें से हिरण भी प्रतिदिन नहीं मारा जाता था और यह कहा गया था कि ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। आगे चल करके 5वें स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा जो है सभी प्रकार के जीवों का वध जो है वह निषिद्ध कर दिया गया, जिसमें तोता, मैना, अरुड़ा, जंगली बत्तख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ, कछुआ, मछली, ये सब शामिल थे। ठीक है, देखिए इसने यह भी बताया, इसमें दाग प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। जो घोड़ों को दाग वगैरह दिया जाता था ना, घोड़ों और बैलों को दाग दिया जाता था, उसमें कहा गया कि प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े और बैलों को दाग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बैलों, बकरों, भेड़ों, सूअरों तथा अन्य जानवरों का 3 ऋतुओं की पूर्णिमा को और दूसरे त्योहारों पर इनका बंधिया नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेरलाइजेशन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध उसके द्वारा लगाए गए अपने 5वें स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति या फिर डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ अभिलेख। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है यह मौर्यकालीन अभिलेख था जो कि हमको गोरखपुर के निकट प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख। ठीक है, बोगरा कहाँ पर है तो वर्तमान में बांग्लादेश में। ठीक है, गोरखपुर से प्राप्त सोहगौरा ताम्र अभिलेख और बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये दोनों ही स्तंभ लेख यानी कि महास्थान स्तंभ अभिलेख और सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है वह अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। ठीक है, अकाल उस समय पड़ता था, इसकी पुष्टि जो है वह जैन स्रोतों से भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बी
कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कूट का चयन करके आपको सही उत्तर बताना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, इसके बारे में मौर्य काल का एक आप मैप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पढ़ने से कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह भी प्रश्न दिया हुआ है। कूट को देख करके आपको सही उत्तर देना है। कथन यह है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान नहीं दिया था। कारण आर बताया जा रहा है कि भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर देना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान नहीं दिया था तो कृषक आंदोलनों का कोई महत्व नहीं। कारण आर यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, धार्मिक आधार पर भूमि अनुदानों का भूमिदान का प्रथम साक्ष्य जो है वह हमको सातवाहन काल से या सातवाहन शासकों के समय से देखने को मिलता है। यानी कि मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहनों ने ही धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान देना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए, अशोक, बी, हर्षवर्धन, सी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी, हेमू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, इसके पहले मेगास्थनीज जो है वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। यह काफ़ी समय तक यह मौर्य दरबार में रहा और इसके द्वारा इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा गया। ध्यान रखिएगा, इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, मेगास्थनीज दूत था तो सेलुकस निकेटर का। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। नेक्स्ट, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी, अशोक के शिलालेखों में, सी, पुराणों में, डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इंडिका में देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बताते हुए मौर्य समाज के 7 वर्गों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनको आप याद रखिएगा, लेकिन ये सप्तांग के सिद्धांत नहीं। सप्तांग के सिद्धांत, राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वह कहाँ दिया है? तो वह अर्थशास्त्र में दिया है, जो किसने लिखा था? कौटिल्य ने। पिछले लेक्चर में हमने देखा था। 7वां अंक कौन सा है बताइए जरा। तो चलिए छोड़िए, पहला अंक कौन सा ये बताइए आप लोग कमेंट करके ज़रा। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसमें पहली श्रेणी थी दार्शनिकों की, दूसरी कृषक, तीसरी पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक और 7वां था सभासद। ध्यान दीजिएगा कि मेगास्थनीज ने इंडिका में किसी भी प्रकार, भारत में किसी भी प्रकार की दास प्रथा के होने का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, यानी कि वह दास प्रथा को अस्वीकार करता है कि मौर्यकाल यानी कि प्राचीन भारत में समाज में दास प्रथा भी थी। ठीक है, उसने जो है 7 श्रेणियां बताई, वे कौन कौन सी थी फिर से जान लीजिए। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज की 7 श्रेणियां बताई, जो कि थी दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासदों की। ठीक है, देखिए यह भी बताता है अपनी इंडिका में कि मौर्योत्तर काल में किसी भी प्रकार का अंतरजातीय विवाह प्रचलित नहीं था और न ही कोई व्यक्ति
अपनी जाति से भिन्न पेशा अपना सकता था, यानी बढ़ई का बेटा बढ़ई बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था। ठीक है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, 5 पे मत चले जाइएगा, वहाँ पर जो है सिंबल बना हुआ था पेन का, इस वजह से टिक नहीं लग पाया। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका में। ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में जो है दासों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि कौटिल्य का था, और इसमें दास मुक्ति के मार्ग भी बताए गए हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो अपनी दासता से निकल सकता है, खास करके नारद स्मृति में। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ए, मृत्युदंड, बी, सामानों की कुर्की या जब्ती, सी, कारावास, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज अपनी इंडिका में यह भी बताता है कि मौर्य काल में अगर कोई व्यक्ति टैक्स छुपाता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से होता था, यानी कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 6 पंजे 30, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक, जिसमें से जो 6वीं समिति थी उसका कार्य था सेल टैक्स वसूल करना, यानी कि बिक्री कर वसूल करना। विक्रय कर जो है वह मूल्य का 1/10वां भाग होता था। ठीक है, और करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ए, दिव्यावदान, बी, अर्थशास्त्र, सी, इंडिका। अभी हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों में मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और बी ऑप्शन जो कि सही है मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका नाम है, जिसमें समाज के 7 वर्गों का बारे में बताया गया है, नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है, दास प्रथा नहीं थी यह बताया गया है, कर की चोरी के बारे में मृत्युदंड था यह बताया गया है, और सेल टैक्स कितना था? तो 1/10 था, यह भी बताया गया है। नेक्स्ट, इंडिका का मूल लेखक था? तो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ए, नाप तोल के बांटों का निरीक्षण, बी, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या फिर डी, शिल्पकारों का संरक्षण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण वर्तमान में भी नगरपालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है, और मौर्यों के काल में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, देखिए मौर्य युग के बारे में नगरों का प्रशासन जो है वह नगर पालिकाओं के प्रमुखों के द्वारा चलाया जाता था, और नगर पालिकाओं के प्रमुखों को नागरक या फिर पूर्व मुख्य कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जो नगरों के प्रशासक या फिर जो नगरों के प्रमुख होते थे उनको नागरक या फिर पूर्व मुख्य कहा जाता था, नगर पालिकाओं के प्रशासक को। ठीक है, मेगास्थनीज ने इसके बारे में देख लिया था। देखिए, यह जो पाटलिपुत्र की तीसरी समिति थी उसके द्वारा जो है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का हिसाब किया जाता था कि कितने लोग मर गए और कितने लोग जीवित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह कार्य आज भी हमारे शहरों की नगर पालिकाएँ ही करती हैं। आपको जब जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण करवाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण प्राप्त करना हो तो आपको अपने क्षेत्र की नगर पंचायत या फिर नगर पालिका
या फिर पंचायत के पास जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था ए संस्कृत कला व साहित्य का, बी सोने के सिक्के का, सी प्रांतीय विभाजन का, या फिर डी हिंदू कुश तक साम्राज्य का। ऑप्शन है ए केवल ए, बी केवल बी, सी केवल ए बी सी, या फिर डी ए सी डी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी। मौर्यों ने संस्कृत कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विकास किया था। इनके द्वारा सोने के सिक्के का विकास नहीं किया गया था। सोने के सिक्के भारत में पहली बार मौर्योत्तर काल के शासकों, या फिर यूं कह दीजिए कि इंडो यवन शासकों, इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? हिंदू कुश पर्वत जो है वह भारत की वैज्ञानिक सीमा हुआ करती थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुकिए तब ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है आपका क्या था यहाँ पर, हाँ, अशोक के अभिलेखों में उसके 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रांत? तो उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत था अवंतीरठ जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग जिसकी राजधानी थी, बताइए, तोसली। राजधानी डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, मैच कराने के लिए आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चौथा था आपका दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, या फिर स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी। और पांचवा था आपका प्राच्य या फिर पूर्वी देश, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। कंफ्यूज मत करिएगा, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंतीरठ की राजधानी थी तोसली, अवंतीरठ की राजधानी तोसली नहीं, अवंतीरठ की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग के, फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए, अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, उत्तरापथ, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य या फिर पूर्वी देश। ठीक है, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंतीरठ की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, और प्राच्य या फिर पूर्वी देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, साम्राज्य के विस्तार किस प्रकार का था यह हमने देखा अभी पिछले लेक्चरों में। नेक्स्ट, भाग एवं बलि थे ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान, या फिर डी प्रशासकीय विभाग। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि मौर्य काल में। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पर भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से हमको पता चला कि राजा भूमि का मालिक होता है, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता है और इसी कर को भाग कहते हैं। ठीक है, भूमि से उत्पन्न एक भाग का अधिकारी राजा होता था और उसको क्या कहा जाता था? भाग कर कहा जाता था। और इसी प्रकार बलि भी यह राजस्व का स्रोत होती थी। बलि सामान्यतः वह चीज़ होती थी जिसे लोग स्वेच्छा से राजा को भेंट स्वरूप देते थे। स्वेच्छा से कहने का अर्थ है कि यदि उनका उत्पादन निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो जाता था तो राजा उसको बलि के रूप में प्राप्त कर लेता था। ठीक है, और भाग में तो मतलब कि वह तो हिस्सेदार के रूप में राजा को मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ए अग्रनुमोई, बी शुल्का अध्यक्ष, सी सीता अध्यक्ष, या फिर डी अक्रा अध्यक्ष। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीता अध्यक्ष के द्वारा जो है भूमि कर को एकत्रित किया जाता था और भूमि कर को सीता कहा जाता था। ठीक है, भूमि से कर से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, सभी के बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिए, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। अग्रनुमोई या एग्रोनुमोई यह जिले का अधिकारी होता था।
और इसके द्वारा ज़्यादातर जो है सड़क निर्माण वगैरह आदि चीज़ों के बारे में कर वसूला जाता था या फिर इनकी जो है रख रखाव को देखा जाता था। कर नहीं, सड़क निर्माण या फिर न्यायिक प्रशासन, भूमि प्रशासन, भूमि की माप, इस प्रकार की चीज़ों की निगरानी कौन करता था? अग्रनुमोई या फिर एग्रोनुमोई नामक जिला अधिकारी के माध्यम से किया जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापारों पर कर वसूलता था और अकरा अध्यक्ष या फिर अकारा अध्यक्ष जो है वह खानों पर नियंत्रण करता था। खाने यानी कि जैसे कोयला के खाने हो गए या फिर जो भी संसाधन संबंधी खाने हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से बता दूं क्या, देखिए सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था और यह भूमि कर को वसूलने का कार्य करता था। अग्रनुमोई सड़क की माप वगैरह या फिर यूँ कह लीजिए भूमि की माप का या फिर यूँ कह लीजिए कि सड़कों के रखरखाव आदि से संबंधित जिले का अधिकारी होता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक करों और व्यापार करों को वसूला करता था। अकरा या फिर अकारा अध्यक्ष खानों पर नियंत्रण करता था और यह सभी जो है मौर्य काल के विभिन्न अधिकारी थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर डी ऊसर भूमि। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था और यह सीता अध्यक्ष द्वारा वसूल किया जाता था। ठीक है, इसमें भाग और बलि दोनों शामिल होते थे। नेक्स्ट, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ए समाहर्ता, बी व्यवहारिका, सी अंतपाल या फिर डी प्रदेष्टा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता जो है वह मौर्य मंत्रिपरिषद का एक अधिकारी होता था और इसके द्वारा जो है राजस्व इकट्ठा करने का कार्य किया जाता था। वहीं अंतपाल जो है यह सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा जो है यह विषयों या फिर कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। वर्तमान का जो मंडल कमिश्नर है उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? ए पौतवा अध्यक्ष, बी पण्या अध्यक्ष, सी सीता अध्यक्ष या फिर डी सूना अध्यक्ष। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें मैं हमेशा पण्या अध्यक्ष और पोतवा अध्यक्ष में कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है पोतवा अध्यक्ष। यह माप तौलमान का अधिकारी होता था, जबकि जो पण्या अध्यक्ष था यह होता था वाणिज्य विभाग का अधिकारी। ठीक है, देखिए मौर्ययुगीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष तौलमान का अधिकारी होता था, पण्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, और जो सूना अध्यक्ष होता था यह बूचड़ खाने यानी कि कसाई घर का जो अधिकारी होता था वो उसको कहा जाता था सूना अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष भूमि कर का अधिकारी होता था। ठीक है, भूमि कर वसूलता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए माप तौल, बी प्रशासन प्रबंध, सी मार्ग निर्माण या फिर डी राजस्व प्रबंधन। चलिए, इसके बारे में भी हमने बात की। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग निर्माण से संबंधित था एग्रोनोमोई। ठीक है, नेक्स्ट, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था। ए पीने के पानी को गंदा करने पर, बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी कूड़ा फेंकने पर या फिर डी मंदिरों को गंदा करने पर। थोड़ा लाइक करते चला करिए यार, मैं भूल जाता हूँ बोलना है। एक लगा दिया करूँ क्या कि यहाँ नीचे से निकल के आया करे और आप लोगों को इशारा किया करे, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरे पास ऐसे हाई प्रोसेसर वाले गैजेट्स नहीं हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो है मौर्य प्रशासन द्वारा एक प्रकार का जुर्माना लगाया जाता था जिसको कहा जाता था पंकोदक सन्निरोधे। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा का ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या फिर डी उज्जैन। चलिए देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य साम्राज्य के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पर हमको बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के बारे में विद्यालय या फिर यूँ कहें कि शिक्षा के केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर वैशाली के बारे में बताया गया जिसके बारे में हमने देखा महाजनपद काल में। यहाँ नालंदा के बारे में बताया गया जिसके बारे में हमने बुद्ध के बारे में जब बात कर रहे थे तब देखा।
और तक्षशिला के बारे में अभी बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। पहला धर्म महामात्र, दूसरा धर्मस्थीय, तीसरा रज्जुक, चौथा कंटक शोधन। सही उत्तर चुनना है। ए पहला एवं दूसरा, बी दूसरा एवं तीसरा, सी 1 एवं 3, या डी 2 एवं 4, या सी ई 1 एवं 4। चलिए, अर्थशास्त्र ने मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों के अस्तित्व में होने की बात की थी। वे थे ऑप्शन डी यानी कि धर्मस्थीय और कंटक शोधन, जिसमें धर्मस्थीय जो था वह था दीवानी न्यायालय, ठीक है। यानी यहाँ पर सिविल मामलों से संबंधित वाद विवाद, जमीन वगैरह आज से संबंधित जमीन और संपत्ति से संबंधित वाद विवाद होते थे। और कंटक शोधन जो था यह था फौजदारी, जब जमीन के विवाद में खून या कत्ल हो जाता था तो इस प्रकार के मुकदमे यहाँ पर चलते थे कंटक शोधन में, ठीक है। इन दोनों प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था जो है वह बताई गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर प्रदेष्टा यानी कि जो हमारा मंडल कमिश्नर था वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और व्यवहारिक न्यायाधिकारी, ठीक, व्यवहारिक जो है वह दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, ठीक है। दीवानी व्यवहारिक जो है वह सिविल मामलों का न्यायाधीश को बोला जाता था, और प्रदेष्टा जो था वह क्रिमिनल मामलों का न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। और इन सभी को या जो थे वह थे अमात्य स्तर के अधिकारी यानी कि मंत्री स्तर के अधिकारी होते थे, और इनका विभिन्न प्रकार से परीक्षण भी किया जाता था इनकी नैतिकता और ईमानदारी का, जिसको बोला गया धर्मोपधा शुद्ध, ठीक है। यानी कि धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध जो व्यक्ति होते थे उन्हीं को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। अर्थ यह है, किसी को पैसे का लालच दे दिया, किसी को घर का लालच दे दिया, किसी को किसी प्रकार का लालच दे दिया, और जिन्होंने इन सभी लालचों को अस्वीकार किया हो उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था, जिसको कहा गया धर्मोपधा शुद्ध। व्यवहारिक, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, व्यवहारिक जो है वह सिविल मामलों यानी कि दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। प्रदेष्टा जो है वह फौजदारी यानी कि क्रिमिनल न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ यानी कि याद करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ए श्रमण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक, या फिर डी मागध। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में मागध और सूत वर्ग था एक, इनके द्वारा जो है राजवंशी इतिहासों को, उनके वीर गाथाओं को और उनकी इतिवृत्तियों को भी कंठस्थ करने का व्यवसाय किया जाता था। व्यवसाय कहने का अर्थ है यह, इन्हें राज परिवारों द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त होता था और यह इस प्रकार की चीज़ों को याद करके भविष्य की पीढ़ियों को गाते सुनाते रहते थे, ठीक है। चलिए, मागध और सूत वर्गों के द्वारा याद किया जाता था इस प्रकार की चीज़ों का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ए कुषाणों ने, बी द्रविड़ों ने, सी आर्यों ने, या फिर डी मौर्यों ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ों के द्वारा जो है स्वायत्तशासी पंचायतों का गठन किया गया था, या फिर पहली बार भारत में इस प्रकार की शुरुआत की गई थी गाँवों में स्वशासन की, ठीक है। द्रविड़ यानी कि द्रविड़ों में चोलों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का। यहाँ बताइए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीतिसार, या फिर डी अर्थशास्त्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में ध्यान दीजिएगा, पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, पति ने उसका त्याग कर दिया हो तब। और भी कुछ कंडीशनों में तलाक के बारे में बात किया गया है, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो तलाक था वह प्रथा विद्यमान थी और पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही विवाह विच्छेद की अनुमति भी प्रदान थी, जिसमें
पत्नियों को जो अधिकार प्राप्त थे वह थे इस प्रकार से कि पति यदि उसका बहुत समय तक विदेश में रहे या पति के दोष में किसी प्रकार का पति के शरीर में किसी प्रकार का शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाए तो पत्नी जो है उसका त्याग कर सकती है। इसी प्रकार से पति भी यदि पत्नी व्याभिचारिणी यानी कि यदि वह वैश्या प्रवृत्ति की होती तब, या फिर बंध्या होने की स्थिति यानी कि पुत्र न उत्पन्न कर पा रही हो तब, उस दशा में पति भी पत्नी का त्याग करने का या उसको तलाक देने का अधिकारी होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? ए जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य या फिर डी अर्थशास्त्र। यहाँ पर इनको प्रश्न को थोड़ा सा सही से देना चाहिए था। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित तो किया गया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए, ठीक है, अरे स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह वर्जित है। यहाँ देखिए, मनुस्मृति के 38वें खंड में वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई यानी कि जो विडोवर हो या जो विधुर हो वह तो पुनर्विवाह कर सकता था है, लेकिन विधवा यानी कि जिसका पति मर गया हो वह उसको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? ए क्षत्रियों का, बी व्रात क्षत्रियों का, सी वैश्यों का या फिर डी शूद्रों का। चलिए, जो भी विदेशी आक्रांता आए उनको मनुस्मृति में व्रात क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है, यानी कि फालन क्षत्रिय, निम्न वर्ण का क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? पहला फायान, दूसरा इत्सिंग, तीसरा मेगस्थनीज और चौथा वेनसांग। इनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? ए 3124, बी 3142, सी 1324 या डी 1342। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज सबसे पहले आया चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, या यूं कह दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया। इसके बाद जो है बताइए कौन आया? इसके बाद आया इत्सिंग जो कि एक चीनी यात्री था। इत्सिंग के बाद इत्सिंग के बाद वेनसांग आया था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यह भी चीनी यात्री था। इसके बाद सबसे अंत में आया था 7वीं सदी में इत्सिंग, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा मैंने गलत बताया। देखिए, मेगस्थनीज यहाँ देखिए ना भाई 3142, मेगस्थनीज यहाँ एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए, ऐसा करिए कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए, थोड़ा सा ध्यान हट जाता है कभी कभी। देखिए, यूनानी शासक सेलूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है, यानी कि 320 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, समय काल मत देखिएगा। और इसके बाद चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। फिर उसके बाद चीनी यात्री वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जबकि इत्सिंग सबसे अंत में 7वीं सदी में भारत आया था, ठीक है, जिसमें फायान, वेनसांग और इत्सिंग यह सभी जो है चीनी यात्री थे, ठीक है। नेक्स्ट, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। यह एक तरफ तो व्यक्तियों के मूल नाम है प्राचीन व्यक्तियों के, और दूसरी तरफ इनके उपनाम दिए गए हैं। ए चंद्रगुप्त, पियदस्सी, बिंदुसार, सेंड्रोकोटस, सी अशोक अमित्रघात, डी चाणक्य, विष्णुगुप्त। कूट है ए 2341, बी 1324, सी 2314 या फिर डी 3421। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया, ठीक है, किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया। अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में पियदस्सी कहा, और चाणक्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक ने स्वयं को पियदस्सी कहा और चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालौक, बी अवंतिवर्मा, सी नंदिवर्धन या फिर डी बृहदत्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह था बृहदत्त, जिसकी हत्या इसके प्रधानमंत्री इसके सेनापति एक सेकंड,
देखिए, बृहदत्त की हत्या जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करके 184 ईसा पूर्व में की गई और इसके बाद जो है इसने 184 ईसा पूर्व में ही शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी, ठीक है। और बाद में इसने कंड वंश की स्थापना की थी। कंड वंश या फिर इसको कण्वा वंश भी कहा जाता है। किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी वासुदेव कंड ने, ठीक है। और उसके बाद जो है कंड राजवंश के जो अंतिम शासक था उसको आंध्र शासकों ने हरा दिया था, ठीक है। आंध्र शासक जो भृत्यसिमुख या फिर जो सिंधुक था उसने आंध्र वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी या फिर उसे युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। फिलहाल अभी आगे बात करते हैं इस प्रश्न के माध्यम से, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। दूसरा, अंतिम शुंग शासक राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंड ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा, आंध्र ने कंड राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए देखिए, सभी के सभी 3 के तीनों कथन जो है वह सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी और शुंग वंश का जो अंतिम राजा देवभूत हुआ वह अत्यंत विलासी था और उसकी विलासिता से परेशान होकर के उसके अमात्य यानी कि उसके प्रधानमंत्री या फिर मंत्री वासुदेव ने उसको षड्यंत्रों द्वारा मार डाला और आगे चल करके इसने कंड वंश की स्थापना की। लेकिन वायु पुराण के अनुसार जो अंतिम कंडो शासक सुशर्मा था उसको भी अपने आंध्र जाति भृत्यसिमुख या सिंधुक द्वारा मार डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। ईस्वी सन के पूर्व, ए पहला महापद्मनंद, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा रुद्रदामन। कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 या फिर डी 2, 3 एवं 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ईस्वी सन के पूर्व में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। वहीं महापद्मनंद ने जो है कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। इसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, बात हुई है हमारी, इसके बारे में हमको पता चलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के माध्यम से। और यह भी कि महापद्मनंद जो है वह कलिंग से जिनसेन की एक मूर्ति भी उठा ले गया था। ईस्वी सन के पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए कार्य किया था। इनके द्वारा सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील खुदवाया था। अशोक ने उसमें कुछ सुधार किए थे। लेकिन ईस्वी सन के बाद रुद्रदामन के द्वारा भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था यानी कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाया, अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सुदर्शन झील से नहरें निकलवाईं। शक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के ही कार्यों का वर्णन किया गया है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, लेकिन चूंकि रुद्रदामन ने यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का किया था, जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया था, ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे, ठीक है। चलिए आगे चल करके स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ बताइए, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह है ए, जब भाई डायरेक्ट आंसर चलिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? पुष्य।
गुप्त के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी, अशोक का गिरनार अभिलेख, या फिर डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए, अभी अभी हमने देखा सुदर्शन झील के संबंध में महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक, मौर्य, इन दोनों के बारे में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, किस संदर्भ में? तो सुदर्शन झील या फिर गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, इसमें अशोक के अलावा स्कंदगुप्त के भी 2 लेख खुदे हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न की। एक सेकंड, एक प्रश्न हमारा शायद यहाँ पर छूट गया है। हाँ, देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा आंसर इसका है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक अशोक का अभिलेख और एक स्कंदगुप्त का भी अभिलेख खुदा हुआ है। ठीक है, देखिए, रुद्रदामन जो है यह एक शक वंश का महान शासक था। ठीक है, इसके द्वारा जो है जूनागढ़ गिरनार में 72 ईस्वी शक संवत 72 या फिर 150 ईस्वी का एक अभिलेख खुदवाया गया, या फिर हमको वह अभिलेख प्राप्त हुआ शक संवत 72 या फिर 150 ईस्वी का। ठीक है, इस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं इसके कार्यों के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में हमको अशोक के अलावा स्कंदगुप्त के भी 2 लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रुद्रदामन के ही ये अभिलेख है, लेकिन इसमें एक अशोक का अभिलेख और साथ ही साथ स्कंदगुप्त के 2 लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1822 में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया था। यह जूनागढ़ अभिलेख जो है वह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है, और इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण के विवरण को सुरक्षित रखना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सी, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, सी, ये अभिलेख उन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, या फिर डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। चलिए, जाहिर सी बात है आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वह डी गलत है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। देखिए, दक्षिणी बिहार के गया जिले में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ, जिसमें नागार्जुनी में 3 गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ी पर, जबकि बराबर नामक पहाड़ी पर जो है कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, और जो चौथी गुफा है वह लोमस ऋषि की गुफा है। इसमें मौकरी वंश के शासक अनंत वर्मन का लेख है। ठीक है, जो चौथी गुफा है बराबर की पहाड़ी पर जिसका नाम लोमस ऋषि गुफा है, उस पर मौखिर वंश के शासक अनंत वर्मा का लेख है, और बाकी 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक का लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, और इस लोमस ऋषि की गुफा को वैष्णव गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अब प्रथम 3 गुफा जो थी वह अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए दान में दिए जाने के विवरण को सुरक्षित रखती है। किसने दिया था? तो अशोक ने दिया था। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काट करके किया गया था, और इनके लेख भी 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह अंतिम प्रश्न है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया था मैं। ठीक है, तो लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, बी, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सी, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, सी, चौथा नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नीचे कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए 1, 2, 3, 4, बी 3, 4, सी 1, 2 और 4, या फिर डी 1 तथा 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक नहीं है। सारनाथ जो है वह लायन कैपिटल ऑफ अशोक कही जाती है। यहाँ पर अशोक का सिंह स्तंभ हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है,
एशियन डॉकयार्ड यानी कि यहाँ पर लोथल में हमको क्या मिला है, प्राचीनतम डॉकयार्ड मिला है ना, पोर्ट। या फिर गोंदीवाड़ा। सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। नालंदा जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट लर्निंग का प्रमुख केंद्र था। कौन सा बताइए, नालंदा बौद्ध महाविहार, ठीक है, वहीं राजगीर नहीं। सारनाथ से हमको जो है अशोक का क्या प्राप्त हुआ है बताइए, सिंह स्तंभ। तो लायन कैपिटल ऑफ अशोक कौन सा है, सारनाथ। नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।